मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रख रहे हैं। तो इन प्रश्नों का चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। पहला सवाल कह रहा है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि ऑप्शन है आपका छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहा है। जो कार्य छात्र स्वयं करेंगे उसे बहुत आसानी से सीख लेते हैं, इसलिए करके सीखना। अब यहाँ देखिए, स्वयं करने की बात कह रहा है, तो करके सीखना सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। अगर शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग करेंगे तो शिक्षण कभी नहीं प्रभावी होगा। बाल केंद्रित, बाल निर्देशित होना चाहिए। तो कौन सा, कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। कुछ हद तक सही जा रहा है, अभी देखेंगे बाद में। दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं, बिल्कुल नहीं। हमें छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए, इससे शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होगा। जब हम छात्र को केंद्र मानकर छात्र के अनुसार शिक्षा देंगे और उनके साथ अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग करेंगे तो हमारा जो शिक्षण होगा सबसे अधिक प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि इसमें छात्र क्या होते हैं, सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों, ऑप्शन कह रहा है छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। बिल्कुल, अगर एक शिक्षक जो है उत्तम कक्षा कक्ष में है तो जो छात्रों की जिज्ञासा होती है उसको जो है वो क्या करता है, बताने की कोशिश करता है। तो जो प्राकृतिक जिज्ञासा है उसका पोषण करता है, इसलिए आपका ए सही है। अगला ऑप्शन, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल बी भी सही है। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, अर्थात सी भी ऑप्शन सही है। मतलब कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जिज्ञासा से रिलेटेड है। शिक्षक का काम ही होता है मार्गदर्शक, सुविधादाता के रूप में। तो छात्र का क्या करेगा, जिज्ञासा को पूर्ति करेगा। पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करने से छात्र क्या होंगे, सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर देंगे और कार्य में रुचि लेना शुरू कर देंगे, और इसी के माध्यम से एक दूसरे का जो विचार है वो शिक्षक समझेगा कि बच्चा कहाँ सही कर रहा है और कहाँ बच्चे का विचार, बच्चे की सोच में भिन्न है। फिर उसके साथ उपचारात्मक शिक्षण करके उसको जोड़ लेगा। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता की विशेषता है। सृजनात्मकता में हमेशा मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन तीनों होना चाहिए। मौलिकता भी होनी चाहिए, प्रवाहशीलता भी होनी चाहिए और लचीलापन भी होनी चाहिए। ये सृजनात्मकता की विशेषता है, इसलिए कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपका है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। अब पहला कह रहा है अधिगम में कार्यशीलता। अगर अधिगम में कार्यशीलता है तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। छात्रों में सीखने की योग्यता, छात्रों में सीखने की योग्यता है, फिर अच्छा छात्र सीखेगा। छात्र अगर स्वयं करके सीखता है और नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है तो छात्र क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, उपरोक्त सभी। वैसे पठन पाठन के लिए अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण, ये तो है ही। नवीन प्राप्त ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ना भी पठन पाठन की विशेषताएं हैं। तो कौन सा, डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी सही है, क्योंकि ये निम्न विशेषताएं होनी चाहिए छात्रों के सीखने में। अगला आपका, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। मंद गति का मतलब धीरे, अतिरिक्त सहायता की जरूरत होगी, विशेष सहायता की जरूरत होती है। तो कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि जो मंद गति से बालक सीखता है उसको विशेष सहायता की जरूरत होती है, क्योंकि उसके जो सीखने की प्रक्रिया है ना वो तेज करना है। हमें अन्य बालकों के बराबर उस व्यक्ति को लाना है, उस बच्चे को लाना है, तो उसके शिक्षण कार्य में बदलाव की आवश्यकता है। तो मंद बुद्धि के लिए हमें कैसी सहायता की जरूरत होगी, विशेष सहायता की जरूरत होगी। तो आपका बी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि अब देखिए ये गलत है। हमारा काम होता है जब हम विद्यार्थी गलत उत्तर दे दे तो उसके अवसर को देखें, उसको बताएं कि ये उत्तर आपका गलत है, क्यों गलत है, किस लिए गलत हुआ, सारी व्याख्या दें, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही होगा। किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे गलत, सही उत्तर बताएंगे तो सबसे अच्छा यह है कि उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। अगला प्रश्न, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अधिगम का सरलीकरण। अब यहाँ अधिगम का सरलीकरण का मतलब क्या हुआ? जो बच्चे में सीखना है उस सीखने को सरल किया जाए, लेकिन उससे भी अच्छा यह है कि शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। अगर छात्र जो है शिक्षक ने क्या किया, ज्ञान को दिया और छात्र ने उसको क्या किया, ग्रहण किया, तो दोनों के बीच जो क्रिया हुई, किसकी क्रिया हुई? अधिगम की क्रिया हुई। और अधिगम का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ज्ञान का ग्रहण करना, सीखना। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही है। पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना इतना सही नहीं है, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण भी सही नहीं है। ज्ञान का स्थानांतरण तभी सत्य होगा जब छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया जाएगा, और बी ऑप्शन में दोनों बात कही गई है, इसलिए बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्तर शिक्षण का है? परावर्तक, अंतः क्रियात्मक। अब देखिए बच्चे को सीखना है तो सबसे अच्छा क्या है? अंतः क्रियात्मक स्तर, ठीक, क्योंकि वाग्यास्की महोदय ने भी कहा था कि जो बच्चा होता है अंतः क्रिया करके सीखता है, समाज के साथ या अपनी संस्कृति के साथ। वैसे शिक्षण का जो स्तर है वो स्तर किस ढंग से चलता है? अंतः क्रियात्मक, या दूसरा हम कहें पहचान, तीसरा प्रशंसा और विश्लेषण पर आधारित। जो बच्चा होगा उसमें स्तर कैसे होगा? अंतःक्रियात्मक होगा। बच्चे में एक पहचान होगी, प्रशंसा से सीखेगा या विश्लेषण से सीखेगा। तो आपका यहाँ उत्तर इन चारों में केवल अंतःक्रियात्मक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधियां जो होती हैं वो क्या है कि बच्चे को जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं। अंतःक्रियात्मक विधि से बच्चा तुरंत क्या होता है? जुड़ जाता है अपने समाज के साथ और जो सीखा है। अब वही चीज शिक्षक भी बोल रहा है। मान लीजिए एक बच्चा गांव से है और यहाँ गांव में शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखिए अगर शिक्षक गांव की भाषा बोले, गांव के समाज से मिलजुल कर रहे, तो बच्चा क्या करेगा? अपने समाज से टीचर को जोड़ लेगा, और जब टीचर को अपने समाज से जोड़ लेगा तो उसके मन में जो भी समस्या होगी निसंकोच बोल पाएगा। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अंतःक्रियात्मक विधियां होना जरूरी है। अगर ऐसे शिक्षण विधियों में अंतःक्रियात्मक विधियों का हम लोग प्रयोग करेंगे तो बच्चा अपनी समस्याओं को निसंकोच कह सकता है, टीचर से बोल सकता है, और टीचर जो है सफलतापूर्वक उनकी समस्याओं का क्या कर सकते हैं? निदान कर सकते हैं। इसलिए कौन सा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ए ऑप्शन, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, इससे उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। जब टीचर जो है परामर्श देता है तो बच्चे में जो होता है आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। बच्चा यह सोचता है कि हमने जो भी कुछ पूछा उसका हमारे सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, तो वो परामर्श उसके लिए प्रेरणा का कार्य करने लगती है। तो इससे बच्चे के आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी और बच्चा स्वयं समस्या पर शोध करना शुरू कर देगा। हल निकले या ना निकले अलग की बात है, लेकिन वो क्या करेगा? अपनी समस्याओं को अपने से शुरू कर देगा। कुल मिलाकर छात्र एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि अब वो प्रेरित हो चुका है। किससे? टीचर ने जो परामर्श दिया या परामर्श से वो क्या होगा? एक्टिव हो गया। तो अपनी समस्याओं को, अपनी बाधाओं को वो खुद शोध करके शुरू कर देगा हल करना। समस्या हमारी क्या समस्या है,
और धीरे धीरे पार पा जाएगा। एक बार गलत करेगा, 2 बार गलत करेगा, 3 बार गलत करेगा, अंततः उसे उसमें सफलता मिल ही जाएगी। इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए दिया हुआ है बहुग्रेड अध्यापन क्या है। बहुग्रेड अध्यापन उसे कहते हैं जब एक शिक्षक जो है एक ही कक्षा में एक से अधिक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाए। जब एक ही कक्षा में एक से अधिक विद्यार्थियों को, मतलब अधिक कक्षा वाले विद्यार्थियों को पढ़ाता है, उसी को कहा जाता है बहुग्रेड अध्यापन। अब समझते हैं आपका ऑप्शन, एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। बिल्कुल गलत। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और इसे ही कहा जाता है आपका बहुग्रेड अध्यापन। अगला प्रश्न, शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित, क्रिया आधारित, अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक अपने ज्ञान का क्या करता है? संप्रेषण करता है। एक शिक्षक छात्रों में अनुशासन बनाए रखता है। एक शिक्षक जो है छात्र केंद्रित, क्रिया आधारित, अंतःक्रियात्मक अधिगम का प्रयोग करके बच्चे को सिखाता है, ज्ञान प्रदान करता है। इसमें और अगर हम लोग जाने तो छात्रों की जिज्ञासा भी शामिल है। जो टीचर होता है वो छात्रों की जिज्ञासा भी दूर करता है, छात्रों की समस्याओं को भी हल करता है, समस्या का निदान। एक टीचर जो है इन सब कार्यों को करता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण पठन पाठन है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन देना ही है आपका। यहाँ विज्ञासु नहीं, जिज्ञासु जी है, ये आपका जिज्ञासु प्रवृत्ति होना चाहिए। जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए जो पठन पाठन में शिक्षक को करना क्या चाहिए कि कक्ष में जो पाठ्य पुस्तक है उसके द्वारा शिक्षण दिया जाता है। चूंकि पाठ्य पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है, अब हमें बच्चे को ध्यान रखना है, बच्चे की शिक्षा भी ध्यान रखनी है और बच्चे का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को भी हमें ही पूरा करना है। तो वो सब चीज़ हम तभी संभव कर पाएंगे जब कक्ष में पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे बच्चे को। इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। अब इस पाठ्य पुस्तक में बच्चे की जिज्ञासा भी आएगी, मौखिक स्थानांतरण भी होगा, सब कुछ इसी के अंदर हम शामिल कर लेंगे। इसलिए क्या होगा? उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। अगला, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसको हम क्या करेंगे? उस पर अधिक ध्यान देकर उसकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। उसे अधिक पुस्तकें देकर गलत, अधिक समय देकर गलत, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो यहाँ पर आपका उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर, कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही है ए भी, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन आपका डी है। देखिए प्रतिभाशाली बालक हो, उस प्रतिभाशाली बालक के लिए केवल आप ज़्यादा ध्यान देकर उसे अच्छा नहीं कर सकते, अधिक किताबें देकर उसके साथ अच्छा विकास नहीं कर सकते, समय देकर भी उसका समग्र विकास नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको प्रतिभाशाली बच्चे को विकास देना है तो सबसे अच्छा क्या है कि संबंधित अधिगम अनुभव दिया जाए। उसे सोचने के अवसर दें, सोचने के अवसर दीजिए, सबसे अच्छा है। उसे प्रयोग करने के मौके दीजिए, उसे जो है रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने को कहिए, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने को कहिए। उसको समस्या समाधान वाले प्रश्न दीजिए जिससे बच्चा खुद सक्रिय होकर कार्य कर रहा हो। तो ये सब कार्य हैं जिससे कि बच्चा क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक की हम मदद कर सकते हैं, एक एज अ टीचर या एज अ गार्जियन या मोर नॉलेजेबल अदर MKO बनकर। उसको भावात्मक या सामाजिक पक्ष का भी अनुभव हम लोग दे सकते हैं। तो कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? अब देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। एक को हम लोग कहते हैं इंद्रियग्रामक या संवेदीग्रामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक।
तो 0 से 2 वर्ष आपका है संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक ये है 11 से 15 या 14 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों में किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? अगर ऐसे बच्चे मिल जाते हैं तो उनकी अपेक्षा करके बिल्कुल गलत, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे। नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो रुचि नहीं ले रहे हैं आपकी कक्षा को। उनसे प्रश्न पूछेंगे कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, उन्हें क्या समस्या है, उनके समस्याओं के बारे में जानेंगे। उनसे कहेंगे कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे कि उनकी समस्याओं के निदान करने के बाद ही वो चुप होंगे, तो समस्या के बारे में जानेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। उनसे प्रश्न पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि। अब यहाँ बालक के व्यक्तित्व की मापन करना है, इसके लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्रक्षेपी विधि। इसको हम लोग वस्तुनिष्ठ विधि भी कहते हैं। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जो शिक्षा प्रणाली है छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है या परीक्षा के लिए तैयार करती है? तो भारत में इस समय जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसका उद्देश्य ही बन चुका है क्या? रोजगार परक शिक्षा। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रोजगार के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि बिल्कुल गलत। वैयक्तिक अध्ययन विधि। इस विधि में क्या होता है कि बालक के गुण और दोष का अध्ययन किया जाता है। गुण एवं दोष का अध्ययन किया जाता है। अब बच्चा अगर अन्य छात्रों को परेशान कर रहा है तो उसके अंदर कुछ न कुछ क्या है? दोष हैं। तो उन दोषों को दूर करने के लिए जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है, हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? वैयक्तिक अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम पहले उसके गुण और दोष का अध्ययन करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे, अर्थात उसमें जो दोष हैं उसको दूर करके उसके गुणों की ओर चलेंगे। तो कौन सा? बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्ययों में, कौशल के शिक्षण में। कौशल जो होता है, कौशल में हमें मौखिक मार्गदर्शन के साथ साथ व्यवहारगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवहारगत। ये शिक्षण जो है व्यवहारगत होना चाहिए, जिससे किसी कार्य को क्या करें? सीखा जा सके, कैसे करके सीखा जा सके। इसलिए आपका मौखिक मार्गदर्शन कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। बिल्कुल सही। कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता। गलत है, चूंकि जो भावात्मक रूप से संतुलित है वो तुरंत मित्रता करेगा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा। तो अभी तो ए सही जा रहा है, बी गलत। वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, ये भी आपका गलत है। सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं, तीनों निगेटिव हैं। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। चूंकि भावात्मक रूप से जो संतुलित छात्र है वह सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार रखेगा? मैत्रीपूर्ण। अगला, शिक्षक की भूमिका जो होती है ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, उसके बाद ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। तो सबसे अच्छा है ज्ञान का स्थानांतरण करना। देखिए, शिक्षक की जो भूमिका होती है ज्ञान का स्थानांतरण करना या अनुशासन बनाए रखना। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था अनुशासन बनाए रखना। छात्रों की जो समस्या होती है उसको हल करना, समस्या हल करना। उसके बाद छात्रों की जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा को दूर करना, जिज्ञासा दूर करना। उसके बाद छात्रों में जो क्रिया आधारित अधिगम होता है उसका सृजन करना। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं।
कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं आप किससे? उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। बिल्कुल डी ऑप्शन, चित्र बनाकर भी नहीं। कौन सा? उद्दीपन परिवर्तन। आप अगर उद्दीपन परिवर्तन कर देंगे तो जो उद्दीपन होता है ये इसका काम ही होता है क्या? प्रेरित करना, प्रेरित करना। और जब बच्चा प्रेरित हो जाएगा तो बच्चे में जो भी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करेंगे, शिक्षण को रुचिकर रूप में देंगे, बच्चे को उच्च स्वर में बोलना या श्यामपट्ट पर लिखना या चित्र बनाना, इन सब से बहुत ही अच्छा है बच्चे को क्या कर दिया जाए? प्रेरित कर दिया जाए। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे जब उद्दीपन परिवर्तन की बात आएगी, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, उसके बाद भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य। देखिए, प्रभावी अंतर्वैयक्तिकता जो होती है ये छात्रों के जीवन में बहुत ही जरूरी है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। निर्णय लेने की योग्यता भी जीवन कौशल में आवश्यक है। भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, बिल्कुल सी भी सही है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। इसमें अपने वातावरण के साथ समायोजन बनाना भी आता है। अगला, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? आप छात्र से कहेंगे उसका प्रश्न बेतुका है, बिल्कुल गलत। टालने का प्रयास करेंगे, ये भी गलत। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, क्योंकि बच्चे की अगर आपने जिज्ञासा को शांत नहीं किया तो बच्चे के मन में आपके प्रति क्या होगा? गलत भावना आ जाएगी, जो कि छात्र के लिए नुकसानदेह है। हमें नहीं आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि मैं आपका सवाल जवाब अगले दिन दूंगा आपके सवाल का, और बताने का जो तरीका हो सही होना चाहिए, जिससे बच्चा समझे और समझ में आ जाए बच्चा का, और उसकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो सके। इसलिए हम क्या करेंगे? बच्चे के प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। हमने यही आपसे कहा है कि सीडीपी का मुख्य लक्ष्य ही क्या है? बच्चा। बच्चे को केंद्र में मानिए और बच्चे को केंद्र में मानते हुए आप शिक्षा दीजिए। आप टीचर होते हुए भी बच्चे के आगे कुछ नहीं है, अपना कुछ भी नहीं चलाना है, सिर्फ बच्चे के बारे में सोचना है, बच्चे के हित के बारे में सोचना है। बच्चे की गलती भी आपको सकारात्मक रूप से लेना है कि बच्चा गलती किया तो हमें यहाँ किस विधि का प्रयोग करके इसकी गलतियों को दूर करें, समस्याओं का हल निकालें। आप बच्चे को अगर सकारात्मक रूप में बच्चे को केंद्र मानकर जो भी ऑप्शन सोचेंगे वो ऑप्शन आपका सीडीपी में सही होगा, और यही सीडीपी का लक्ष्य है और यही हमारे शिक्षा का भी लक्ष्य है। नेक्स्ट, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, अब देखिए चिंतनशील शिक्षक की बात कर रहा है, कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सकें। छात्र भाषण सुन सकने के लिए तो होते नहीं, इसलिए गलत। कक्षा कक्ष में शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सकें, ये भी गलत है। कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, ये भी उतना सही नहीं है। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, ये सही है। क्योंकि जो चिंतनशील व्यक्ति है वो क्या करे, शिक्षक है, वो क्या करेगा? शिक्षक छात्रों को कनेक्ट करेगा और अंतःक्रिया करने में उसको क्या होगा? प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या है? सही। अगला, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कौशल का विकास करना, उसके बाद विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि विद्यार्थियों में व्यवहारिक जीवन विद्यार्थियों का तैयार कर सके। अगला, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। क्या? अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, हम कह सकते हैं सभी को। अधिगम में जो कठिनाई हो रही है बच्चे के, उसके बारे में भी, उसका व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में, और बच्चे के घर का वातावरण कैसा है ये जानना अति आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मनोविज्ञान है वो वैज्ञानिक रूप में है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है कैसी है?
वैज्ञानिक है, तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों, ये 30 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण के थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये अपनी राय और अपने स्कोर कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए और हमें कहाँ पर सुधारने की आवश्यकता है। हालांकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट प्रश्न लेकर उपस्थित होते हैं जो कि आपके परीक्षा में आए हुए हैं। उसमें हम लोग 15 प्रश्न संभावना के रूप में संभावित प्रश्नों को जोड़ते हैं कि ये प्रश्न नहीं आए हैं, इनकी आने की संभावना है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।